अगर यहाँ दो वस्तुएं हैं A और B जिनका मास m1 और m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस d है, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स इस फॉर्मूला द्वारा दिया जाता है। बड़े G को यहाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है और इसका मान लगभग 6.673 टाइम्स 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर किलोग्राम स्क्वायर्ड के बराबर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब हम मान लेते हैं कि आप इस वीडियो को अपने कंप्यूटर पर घर पर देख रहे हैं। तो अगर कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो आप आपके कंप्यूटर की ओर क्यों नहीं खींचते हैं, या कंप्यूटर आपकी ओर क्यों नहीं खींचता? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। यहां सिर्फ आप और आपका कंप्यूटर नहीं है, आपकी और कंप्यूटर पर दूसरे फोर्सेस भी कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को लेते हैं। ये आपको और कंप्यूटर को इतनी ताकत से अपनी ओर खींच रहा है कि आपके और कंप्यूटर के बीच का फोर्स इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ फ्रिक्शन का भी बल होगा जो आपके और कंप्यूटर के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बहुत अधिक होता है। इसका जवाब आपको इस फॉर्मूला को देखकर भी मिल सकता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान बहुत ही कम होता है। आपके और कंप्यूटर के बीच के फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए m1 और m2 क्रमशः आपके और कंप्यूटर के मासेस होंगे। लेकिन अगर आप अपने और पृथ्वी या कंप्यूटर और पृथ्वी के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो एक मास पृथ्वी का मास होगा जो अन्य दो मासेस की तुलना में बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको और कंप्यूटर को नीचे खींचता है, जो आप दोनों को एक दूसरे की ओर खींचने वाले फोर्स से काफी ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप और आपका दोस्त पृथ्वी पर एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, तो आप दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको एक दूसरे की ओर नहीं खींचने देगा।